तो लेट अस कंटिन्यू विद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमने कल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर लिक्विड एंड फॉर सॉलिड्स डिफाइन किया था। इफ यू रिमेंबर, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर लिक्विड एंड सॉलिड? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as specific heat capacity. Then आज हमको देखना है what is specific heat capacity for gases. अब गैस के केस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्योंकि गैस के केस में अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो दो चीजें और चेंज होती है, प्रेशर एंड वॉल्यूम. So any change, even a slight change, a very small change in temperature is always accompanied with change in volume and change in pressure. So in case of gases, दो टाइप के हम लोग स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते हैं. लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में एक ही टाइप का स्पेसिफिक हीट होता है. यहाँ पे दो टाइप के होते हैं. एक होता है एट कांस्टेंट प्रेशर और एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम. अगेन कनेक्ट, वापस से कनेक्ट करो. लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में अगर हमको यूनिट मास मतलब 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो हीट सप्लाई करना पड़ेगा. जितना भी हीट सप्लाई करोगे दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. बट इन केस ऑफ गैसेस, गैस के लिए भी डेफिनेशन मोर और लेस सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है फिर. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस. अब गैस के केस में डिफरेंस कहाँ आता है, तो थोड़ा सा हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं. लेट अस इमेजिन एक बॉक्स है, यू हैव अ बॉक्स. इस बॉक्स के अंदर यू हैव गैस मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम इज फिक्स्ड. तो ये जो वॉल्यूम है ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा. एंड यू हैव सम गैस मॉलिक्यूल्स हियर. आप जैसे इसको हीट करना स्टार्ट करोगे, आप इसको हीट करोगे, हीट इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो कहाँ गया फिर, कहाँ गया? गैस मॉलिक्यूल्स को गया. और गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हीट लेके दे विल स्टार्ट मूविंग फास्टर. और जब ये फास्ट मूव करेंगे दे विल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. जब भी कोलिजन होता है तो फोर्स एक्सर्ट होता है, और जब फोर्स होता है तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है. मतलब यहाँ पे आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था और आपने हीट सप्लाई किया था टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस by 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant volume is known as specific heat at constant volume. आप ऐसा भी कर सकते थे, तो you can also do, you can put a movable piston here. ये पिस्टन है जो मूव हो सकता है, और प्रेशर कांस्टेंट रख दिया और हीट सप्लाई कर रहे हो. The amount of heat required to raise the temperature of a gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant pressure is known as स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. तो एक बार अच्छे से समझ लो, और आइडिया बहुत सिंपल है. द आइडिया इज हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना है, कितने से? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से. लेकिन गैस में प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर और वॉल्यूम भी चेंज होता है. तो एक केस में हम जबरदस्ती वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे और हीट सप्लाई करेंगे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए. कितने से? 1 डिग्री सेल्सियस से. तो क्या बोलोगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. दूसरे केस में क्या करोगे, आप प्रेशर कांस्टेंट करोगे और वॉल्यूम बढ़ने दोगे, तो क्या बोलोगे उसको? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. तो फॉर अ गैस, इन केस ऑफ गैस a slight change in temperature is accompanied with change in volume and temperature. And hence we define change in volume and pressure. Change in volume and pressure. And hence we define two types of specific heat capacity. So we define specific heat capacity
at constant volume and constant pressure. Specific heat capacity at constant volume and constant pressure. क्लियर? आइडिया बहुत सिंपल है, एक बार प्रेशर कांस्टेंट रख दो, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट रख दो। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे तो दोनों चेंज होता है। यहाँ तक क्लियर? अब इसमें भी दो दो टाइप है। अब अगर आप यूनिट मास ऑफ गैस लेते हो, यूनिट मास मतलब 1 किलोग्राम, तो आप उसको बोलते हो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। और अगर आप 1 मोल ऑफ गैस लेते हो तो उसको आप बोलते हो मोलार स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे गैस के केस में दो टाइप के, पहले तो दो टाइप ऑलरेडी है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। इसमें भी दो दो टाइप है। वन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, अदर इज कॉल्ड एज मोलार स्पेसिफिक हीट। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में मैंने आपको बताया था कल, इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स यू कैन नॉट मेजर अमाउंट। आप क्या मेजर करते हो? मास। 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, 2 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, 3 किलोग्राम ऑफ सॉलिड। लेकिन गैस में आप दोनों मेजर कर सकते हो, यू कैन मेजर मास और यू कैन मेजर नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे दो टाइप के स्पेसिफिक आएंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको ट्री डायग्राम बना के देता हूँ। तो इन केस ऑफ गैस यू हैव स्पेसिफिक heat capacity of two types: specific heat capacity at constant volume and at constant pressure. So specific heat capacity at constant volume और दूसरा है specific heat capacity at constant pressure. इन दोनों में दो दो टाइप है। एक है प्रिंसिपल, दूसरा है मोलार। तो स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन वो खत्म हो जाएगा कंफ्यूजन। वी विल जस्ट मेक श्योर दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, पूरा ध्यान दो। अब इन केस ऑफ गैस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दो चीजें बढ़ती है। कौन सी दो? प्रेशर एंड वॉल्यूम। कहां से पता लगा? गेलुजैक लॉ। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब इंक्रीज इन प्रेशर। दूसरा चार्ल्स लॉ, इंक्रीज इन टेम्परेचर मीन्स इंक्रीज इन वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर? करेक्ट। तो अगर मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करना है तो एक तो प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा या फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? इमेजिन अगर मुझे अगर 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है, और ये थर्मोडायनामिक्स 12 का बेस है, तो ये पता होना ही चाहिए। देखो अब इजी है। सपोज मेरे पास दो कंटेनर है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ गैस है, दोनों में सेम टाइप ऑफ गैस है। यू हैव सेम अमाउंट ऑफ गैस एंड सेम टाइप ऑफ गैस। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पे प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। मैं इसको हीट सप्लाई कर देता हूँ। लेट सप्लाई हीट टू दिस। ये जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो क्या करेगा? वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम जितना भी तुम हीट सप्लाई करोगे वो एक ही काम करता है, टू इंक्रीज टेम्परेचर। लेकिन तुम यहाँ पे जो हीट सप्लाई करोगे वो दो काम करता है, एक टू इंक्रीज टेम्परेचर एंड टू इंक्रीज वॉल्यूम। क्योंकि ये जब आके यहाँ पे कोलाइड होंगे, ये कोलिजन जैसे क्या होगा? ये पिस्टन कहाँ मूव होगा? ऊपर। इसको बोलते हैं वर्क डन। क्या बोलते हैं इसको? तो व्हेन यू सप्लाई हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दो काम हो रहे हैं, एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और एक वर्क डन हो रहा है। तो फिर कौन से केस में हीट ज्यादा लगेगा 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए? सेकेंड, क्योंकि सेकेंड केस में हीट सप्लाई दो काम कर रहा है, यहाँ पे हीट सप्लाई एक ही काम कर रहा है। तो लेस अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस एंड मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दैट इज द रीजन कि हमको दोनों को अलग से डिफाइन करना पड़ गया। You have to define both of them separately. So specific heat capacity of a gas is the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब क्वेश्चन ये है, जो मैंने आपको कंटेनर दिखाया था, कंटेनर में मैंने आपको गैस दिखाया था, अगर गैस 1 किलोग्राम है
तो उसी स्पेसिफिक हीट को आप बोलते हो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हो उसको? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। अगर 1 मोल है तो क्या बोलते हो? मोलार स्पेसिफिक हीट। तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और मोलार स्पेसिफिक हीट भी दो टाइप के हैं। एक है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एक है प्रिंसिपल मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा है मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ तक क्लियर? क्लियर। लिक्विड एंड सॉलिड में तुमने प्रिंसिपल या मोलार ऐसा बोला नहीं था, क्योंकि वहां पे तुम मोल्स की बात ही नहीं करते। यू टॉक अबाउट यूनिट मास, मतलब ऑलवेज 1 किलोग्राम। तो डेफिनेशन बनेंगे कैसे, पहले अच्छे से समझ लो। अगर आप लिक्विड से सॉलिड्स की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और रिलीज। रिक्वायर्ड कब? जब टेम्परेचर बढ़ाना हो। रिलीज कब? जब टेम्परेचर कम करना हो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज to change the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin, right, is known as specific heat capacity for liquids and solids. वहां पे प्रिंसिपल, मोलार ये वर्ड यूज ही नहीं होते। वहां पे कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम ये वर्ड यूज नहीं होते, राइट। लेकिन जब गैस की बात करोगे तो इन केस ऑफ गैस यू हैव टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। One is at constant volume, other is at constant pressure. The amount of heat required or released to change the temperature of a gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. मैंने ना यूनिट मास बोला है, ना मैंने यूनिट मोल, 1 मोल भी नहीं बोला, मैंने मास भी नहीं बोला। मैंने सिर्फ बताया आपको कि सम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। कितना है हम फिलहाल बात नहीं कर रहे। मैंने सिर्फ इतना बोला, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और रिलीज टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ तो क्या बोलोगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब एडिशनली अगर मैं 1 kg लेता हूं गैस का तो डेफिनेशन चेंज होगा। डिफाइन कैसे करोगे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और रिलीज्ड to change the temperature of unit mass of gas, unit mass मतलब 1 kilogram of gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, right, is known as principal specific heat। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा होगा तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा होगा तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर 1 मोल लिया होगा तो आप बोलोगे इसको मोलार स्पेसिफिक हीट। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? करेक्ट। तो हु कैन डिफाइन व्हाट इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट इन जनरल? जनरल ना यूनिट मास बोला ना 1 मोल बोला, इन जनरल। चलो रिपीट आफ्टर मी फिर। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और रिलीज टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as specific heat capacity. Clear? इसमें अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज इंपॉर्टेंट। 12th के थर्मोडायनेमिक्स में ये सब लगने वाला है। एक भी डेफिनेशन तुमको याद नहीं होगा तो उधर एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, थ्योरी भी जाएगा साथ में। अब इसमें अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब अमाउंट ऑफ गैस 1 किलोग्राम है तो उसी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्या बोलोगे? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। तो डिफाइन कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और रिलीज टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर 1 किलोग्राम की जगह पे 1 मोल ऑफ गैस हो, इफ यू हैव जस्ट 1 मोल ऑफ गैस तो उसको क्या बोलोगे? मोलार स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज मोलार स्पेसिफिक हीट। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये डेफिनेशन याद रहेंगे। और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ज्यादा लगता है कि वॉल्यूम पे?
प्रेशर पे, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई क्या कर रहा है, दो काम, एक तो टेम्परेचर बढ़ाना, दूसरा वर्क डन, मतलब दूसरा वॉल्यूम इंक्रीज करना। तो 12th में मायर्स रिलेशन नाम का रिलेशन आएगा, जिसमें आपको सीपी सीवी मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का रिलेशन डिराइव करना है। तो होता ऐसा है, उसमें इक्वेशन ये है कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। सीपी सीवी क्या है बताता हूं मैं, इक्वल टू आर। कंफ्यूजन रहता है कि सीवी माइनस सीपी लिखना है कि सीपी माइनस सीवी लिखना है, बड़ा कौन। हाँ तो करेक्ट, खत्म, कंफ्यूजन का केस ही नहीं है। तो जो ज्यादा होगा वो राइट। तो वन लास्ट टाइम, एक आखिरी बार, specific heat capacity is the amount of energy required or released to change the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin of a gas is known as specific heat capacity. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट था तो ऐड कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर प्रेशर कांस्टेंट था तो ऐड कांस्टेंट प्रेशर। अगर 1 किलोग्राम ऑफ गैस था तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, इसको डिनोट करते हो आप एस से, कैपिटल एस। और अगर 1 मोल था तो सी। यहाँ तक क्लियर। द अमाउंट, मैं अब एक एक डेफिनेशन बताऊंगा सिर्फ। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और रिलीज टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ heat required or released to change the temperature of 1 mole of gas, 1 mole of gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant pressure is known as molar specific heat at constant pressure. Done. ये कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, और कौन सा है प्रिंसिपल, तो क्या लिखोगे एसवी। ये कौन सा है मोलार, और क्या है कांस्टेंट, क्या लिखोगे सीवी। ये कौन सा है प्रिंसिपल लेकिन कांस्टेंट, तो इसको लिखोगे एसपी मोलार सीपी। सिंपल, डन। अभी कुछ कुछ बुक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन करके रखा है, प्रिंसिपल को लिखा है कैपिटल सी और मोलार को लिखा है स्मॉल सी। तो इन सम बुक्स यू विल फाइंड प्रिंसिपल को डिनोट कर रहे हैं कैपिटल सी से और मोलार को स्मॉल सी से, तो मैं वो नोटेशन यूज नहीं करूंगा। हमको जहां पे भी प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स की बात करनी होगी वी विल यूज एस फॉर प्रिंसिपल एंड मोलार के लिए सी। क्लियर। तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत है यहाँ पे, पक्का। तो हु कैन डिफाइन व्हाट इज मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, द अमाउंट ऑफ, यस, required or released, okay, released at constant volume, ठीक है, गुड ना। तो अब ये जो मोलार स्पेसिफिक हीट आप बोल रहे हो, चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे हो, और जो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट आप बोल रहे हो इधर एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों में रिलेशन क्या है ये देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। प्रिंसिपल मतलब अमाउंट कितना है 1 किलोग्राम, तो रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एंड मोलार स्पेसिफिक हीट। मोलार मतलब कितना है 1 मोल, मोलार स्पेसिफिक हीट। So we know that do you know what is SP, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको कल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स के लिए हमने एक इक्वेशन लिखा था, याद है क्या, बताओ। एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, यही है सेम इक्वेशन। एस पी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट है, डन। ऑल्सो सिमिलरली यहाँ पे एम क्यों लिखा मैंने, वाई, मास, क्योंकि तुम किसकी बात कर रहे हो, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। अगर हम मोलार की बात करते तो क्या लिखते, स्मॉल एन। सो सिमिलरली
सिमिलरली फॉर मोलार specific heat at constant pressure, कैसे लिखोगे इसको? Cp, बाकी सब सेम, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखोगे? N. तो ओनली थिंग दैट यू विल चेंज हियर इज नंबर ऑफ मोल्स. इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. बट डू यू नो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो मास अपॉन मोलर मास, इसको कई जगह पे मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं, या फिर नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर. तो फिलहाल हमको वो लगने वाला नहीं है, वो 12th में लगेगा तब देख लेंगे, फिलहाल हमको इसकी जरूरत है. तो ये जो n है इक्वेशन नंबर 3, ये किस में सब्स्टिट्यूट करोगे? इक्वेशन नंबर 2 में. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 you have Cp equal to delta Q upon n. N is small m by capital M delta T. Therefore Cp equal to कैपिटल M जाएगा ऊपर, डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T. लेकिन ये कौन था? ये कौन है? Sp. Therefore Cp equal to M into Sp. Therefore सिमिलरली, ये तो आपने कांस्टेंट प्रेशर का किया, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम का करते तो Cv इक्वल टू M इंटू Sv. और अगर इन जनरल होता, मतलब हमने 1 मोल है कि 1 kg है ये डिफाइन किया नहीं, तो उसके लिए क्या आएगा? C इक्वल टू M इंटू S. तो इन जनरल C इक्वल टू M इंटू S. ये भी आपको 12th में काम में आएगा इन द सेम टॉपिक मायर्स रिलेशन. तो ये सारे के सारे पैरामीटर वहां पे वापस लगने वाले हैं 12th में थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में. तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और मोलार स्पेसिफिक हीट, इसका रिलेशन डिराइव करने के लिए हमने स्टार्ट किया पहले प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के इक्वेशन से एट कांस्टेंट प्रेशर. तो डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी. फिर हमने बोला Cp इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी. फिर n इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M. देयरफॉर यू हैव Cp इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन स्मॉल m बाय कैपिटल M, कैपिटल M गया ऊपर, डेल्टा t. देयरफॉर Cp इक्वल टू m, और ये क्या है? Sp. Similarly, you can write down Cv equal to MSv. In general, you can write down C equal to M into S. Clear ना तक? पक्का पक्का. So this is all about specific heat capacity. Liquids and solids का कल देखा था, gases का आज देखा. Gases के केस में टोटल आप डिफाइन करते हो 4. 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट होते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, 2 मोलर होते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे. तो ये चारों याद होने चाहिए. नंबर 2 दैट यू शुड रिमेंबर इज ऑफ कोर्स यूनिट्स. इस केस में क्योंकि एग्जाम में खासकर तो सीईटी जेईई नीट में आपको बताया नहीं होता है कि वो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है कि मोलार है, वो तुमको समझना है. तो कैसे समझोगे? यूनिट ये क्या है? डेल्टा की मतलब क्या है? एनर्जी. मतलब क्या है? जूल. ये क्या है? तो क्या आएगा? किलोग्राम. डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन. तो अगर जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस दिया होगा तो कौन सा है? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है ये क्या है? जूल. ये क्या है? मोल. और ये क्या है? डिग्री सेल्सियस. तो जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस दिया होगा तो कौन है? मोलार स्पेसिफिक हीट है. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख के कोई नहीं देगा आपको कि ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है, वो बोलेंगे द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इज गिवन बाय 10 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस. तो तुमको समझना, किलोग्राम बोला है तो कौन सा है? प्रिंसिपल है. मोल बोला तो कौन सा है? मोलार है. यहाँ तक क्लियर? और केमिस्ट्री में भी काम में आएगा, तो केमिस्ट्री में भी लगने वाला है, तो काम की चीज है. अब अगला टॉपिक है हीट इक्वेशन. हीट इक्वेशन एक्चुअली क्या है मैं बता देता हूँ. थोड़ा सा बुक का लिखने का तरीका अलग होता है. हीट इक्वेशन बेसिकली व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट?
डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो व्हाट इज डेल्टा क्यू फ्रॉम हियर? एम इंटू एस इंटू, ये हीट इक्वेशन है, खत्म, दिस इज हीट इक्वेशन। अब सिर्फ प्रॉब्लम क्या है ना, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा समझा के बताना पड़ेगा। तो अगर आप नोट्स देखोगे, नोट्स में मैंने फिर भी प्रिसाइज किया है, टेक्स्ट बुक में कुछ ज्यादा ही था। अगर आप नोट्स देखोगे तो ऐसा लिखा होगा, इफ अ सब्सटेंस हैज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 1000 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना, इट मीन्स दैट इसका मतलब क्या होता है? अगर मुझे उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, उस सब्सटेंस का कितना क्वांटिटी का? 1 किलोग्राम। मेरे पास एक सब्सटेंस है, लेट अस से एक्स सब्सटेंस है, 1 किलोग्राम है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1000 है। इसका मतलब क्या है कि मुझे अगर उस 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा? 1000 जूल। तो इफ अ सब्सटेंस has a specific heat capacity of 1000 joule per kilogram per degree Celsius, it means that 1000 joule of energy is required or heat is required to raise the temperature of 1 kilogram of that substance by 1 degree Celsius। और वहां पे 1 किलोग्राम लिखा नहीं है नोट्स में, क्योंकि ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि थोड़ा सा तुम सोचो उस पर। उल्टा भी ट्रू है। उल्टा ट्रू है मतलब कि अगर 1 डिग्री से टेम्परेचर कम हो गया, 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से कम हो गया, तो एनर्जी कितना रिलीज होगा? 1000 जूल। इसी को जब तुम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने जाते हो तो वो इक्वेशन आता है जो मैंने अभी लिखा था, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो हीट इक्वेशन है यही, सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हीट इक्वेशन आया कहां से। तो हीट इक्वेशन कहां से आया समझ लेते हैं पहले। हीट इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। द आइडिया हियर इज, इफ a substance, some substance, if a substance has specific heat capacity, specific heat capacity of 1000 joule per kilogram per degree Celsius, it means that to raise the temperature of that substance, to raise the temperature of 1 kilogram of that substance, कितना बाय 1 डिग्री सेल्सियस कितना एनर्जी लगेगा? 1000 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। सिमिलरली अगर 1 किलोग्राम ऑफ द सेम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से कम हो गया, फॉल हो गया, तो क्या होगा? 1000 joule of energy will be released. Similarly, if the temperature of the same substance, of 1 kilogram falls by 1 degree Celsius, how much energy is released? 1000 joule of energy is released. तो ये जो भी आपने लिखा है इसको आप मैथमेटिकली लिख सकते हो। सो मैथमेटिकली यू कैन राइट दिस एज कैसे लिखोगे? डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, वेयर डेल्टा क्यू इज हीट रिक्वायर्ड और हीट रिलीज। रिक्वायर्ड कब? टू इंक्रीज टेम्परेचर। रिलीज कब? जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और एम क्या है? मास। और एस क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं इसको स्पेसिफिक हीट बोलूंगा सिर्फ। ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। और इस इक्वेशन को क्या बोलते हो? हीट इक्वेशन। इक्वेशन नंबर वन इज नोन एज हीट इक्वेशन। सिंपल। और ये वापस से 12th में लगने वाला है। तो नॉर्मली ये थर्मल
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्किप कर देते हैं, लेकिन ये नहीं समझेगा तो दो इंपॉर्टेंट चैप्टर गए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स बहुत खतरनाक है, जिनको ये नहीं पता सोचते रह जाओगे। और वो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपकी गाड़ी के इंजन वो सब थर्मोडायनामिक्स पे ही बेस्ड है। हीट इंजन है ना, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, दे ऑल वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझेंगे हम डिटेल बाद में। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो अब तक कल से आज तक हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन किया, लिक्विड सॉलिड के लिए अलग, और लिक्विड सॉलिड के लिए क्वांटिटी कितना लिया था, 1 किलोग्राम यूनिट मास। उसके बाद गैसेस का, गैसेस के लिए आपने पहले तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, फिर प्रेशर कांस्टेंट रखा, बराबर, फिर 1 किलोग्राम रखा, मास लिया, उसको बोल दिया प्रिंसिपल, 1 मोल को बोल दिया मोलार। फिर हमने देखा हीट इक्वेशन क्या है। अब अरे हंसना है तो खुल के हंस लो भाई, या तो ध्यान दो या तो पूरा हंस लो। हाँ राइट। देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज थर्मल कैपेसिटी, जिसको आप हीट कैपेसिटी भी बोलते हो। ये हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी क्या होता है वो देख लो। सो लेट अस सी व्हाट इज हीट कैपेसिटी। और इसको कंफ्यूज बिल्कुल करना नहीं, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने इसलिए बार बार कल मैं पूछ रहा हूँ, कल से हमने ये किया वो किया, वापस पूछता हूँ। लिक्विड के लिए तुमने क्वांटिटी कितना लिया था, सॉलिड के लिए कितना लिया था, 1 किलोग्राम। गैस के लिए कितना लिया, या तो 1 किलोग्राम या फिर 1 मोल। इमेजिन मेरे पास एक सब्सटेंस है, एक बॉडी है, मुझे पता नहीं उसमें कितना मास है, मुझे पता नहीं उसमें कितने मोल्स है, वी डोंट नो। 10 किलोग्राम में 50 है, 60 है, आई डोंट नो। मुझे लेकिन उस पूरे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे तुमने स्पेसिफाई किया क्वांटिटी कितना है, नहीं, उसको बोल दोगे हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे तुम क्वांटिटी मेंशन ही नहीं करते हो, तुम बोलते हो मेरे पास इतना सब्सटेंस है, आई डोंट नो कि वो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसमें, आई डोंट नो व्हाट इज द मास ऑफ इट, और मेरे पास मास मेजर करने के लिए या मोल मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। तो मुझे पूरे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, जितना भी हीट सप्लाई करना पड़ेगा उसको क्या बोल देंगे, हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी। तो एक्सट्रीमली सिंपल आइडिया। तो कैसे डिफाइन करोगे, the amount of heat required। यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ हम लोग मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, फॉल की बात नहीं करते। वहां पे फॉल के लिए भी सेम डेफिनेशन एप्लीकेबल है, लेकिन नॉर्मली हम बात नहीं करते। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी। अब ये बॉडी लिक्विड भी हो सकता है, ये बॉडी सॉलिड भी हो सकता है, ये बॉडी गैस भी हो सकता है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। और इसका फॉर्मूला तो इससे भी इजी है। क्यों, क्योंकि अभी तुमने हीट इक्वेशन देखा हीट इक्वेशन। तो डेल्टा क्यू कितना है, एम एस, लेकिन डेल्टा टी कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस। तुमने अभी तो बोला 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, तो हो गया, डन, खत्म, बन गया इक्वेशन। दिस इज थर्मल कैपेसिटी, एम इंटू एस। तो थर्मल कैपेसिटी क्या है, एम इंटू एस। हीट इक्वेशन क्या है, एम एस डेल्टा टी, एंड दिस इज एम इंटू एस। सिंपल, क्लियर क्लियर, पक्का पक्का। अब अगला टॉपिक है कैलोरीमेट्री, आज का लास्ट थ्योरी टॉपिक, बट इंटरेस्टिंग। पूरा टॉपिक अच्छे से समझ लेना, और इसके लिए टेक्स्ट बुक बिल्कुल फॉलो नहीं करना। जैसा मैंने लिख के दिया है एकदम प्रिसाइज है, इसलिए वो हैंड रिटन है, बिकॉज आई हैव टू मेक ऑल द शॉर्ट नोट्स। कैलोरीमेट्री क्या है पहले वो समझ लो। पर अभी इस चैप्टर में हम पहले एक डेफिनेशन ऑलरेडी बना चुके हैं, थर्मोमेट्री। व्हाट वाज थर्मोमेट्री, the study of temperature and its measurement is known as thermometry, and a device which is used to measure temperature is known as thermometer। अब ये कैलोरीमेट्री क्या है वो समझ लो। See, we already know heat always flows from
हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो सपोज मैंने गर्म पानी में एक लिक्विड डाल दिया, और गर्म पानी में लिक्विड डाला तो लिक्विड ठंडा था, तो हीट कहां से कहां फ्लो होगा? वाटर टू दैट लिक्विड। उल्टा भी कर सकते थे, कोल्ड वाटर में हॉट लिक्विड डाल दिया, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट लिक्विड टू कोल्ड वाटर। लेकिन एग्जैक्टली कितना अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हुआ, ये फाइंड करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसको आप बोलते हो कैलोरीमेट्री। क्या बोलते हो उसको? तो कैलोरीमेट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज। वैसे लिखा है, पहला ही वर्ड होगा क्वांटिटेटिव, ऐसा एक वर्ड है वहां पे। इफ यू सी, कैलोरीमेट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक फॉर द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंज। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी ऑफ हीट एक्सचेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव। तो अगला टॉपिक है कैलोरीमेट्री। पहले पूरा बेसिक समझ लो, जितना डिफिकल्ट इक्वेशन दिखता है उतना ही सिंपल है ये, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। और इसके आगे एक चीज और याद रखो, हियर ऑनवर्ड्स बहुत सारे टॉपिक स्पेसिफिकली 12th में थ्योरी टॉपिक है। तो थ्योरी टॉपिक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड के लिए याद कैसे रखेंगे, तो उसका एक टेक्निक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आना चाहिए, तो सबको पता ही है कैलोरीमेट्री क्या है। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है क्या करने के लिए? टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज। नंबर 2, डायग्राम आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम आएगा तो तुमको पूरा लिखते आएगा। डायग्राम देख के तुम बता सकते हो कंस्ट्रक्शन, राइट? कंस्ट्रक्शन पता होगा तो समझ में आ जाएगा वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल पता होगा तो फिर आपको पता होगा कि इक्वेशंस कैसे डिराइव होंगे। तो ये पूरा फ्लो होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, तो पहले तो मैं कैलोरीमेट्री को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, उसके बाद कैलोरीमीटर क्या है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे थर्मोमेट्री क्या था? द स्टडी ऑफ टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट इज नोन एज thermometry, and a device which is used to measure temperature is thermometer. Similarly, calorimetry पहले define करो, it is an experimental technique, it is an experimental technique, it is an experimental technique किसके लिए? to measure amount of हीट एक्सचेंज। वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट या हाई फाई वर्ड छोड़ दो, जो बेसिक है वो बताओ। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक टू मेजर अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज। तो जैसे थर्मोमीटर वाज अ डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर, वैसे ही कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज। कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस used to measure amount of heat exchange। फिर आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे। अब कंस्ट्रक्शन में पहले ड्रॉ करूंगा, साथ में बताते जाऊंगा। कैलोरीमीटर एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉपर, सिलेंड्रिकल कॉपर वेसल। तो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का कॉपर वेसल है। इस सिलेंड्रिकल शेप का जो कॉपर वेसल है, इसके साथ एक स्टीरर आता है। स्टीरर पता है? स्टीरर यूज किया है लैब में। चम्मच को भी तुम स्टीरर बोल सकते हो, मिक्स करने के लिए जो यूज करते हो, दैट इज स्टीरर। इवन अ स्पून, घर का स्पून को भी तुम बोल सकते हो दिस इज स्टीरर, राइट? तो इट कंसिस्ट ऑफ, पहले तो क्या है, अ सिलेंड्रिकल कॉपर वेसल। इस सिलेंड्रिकल कॉपर वेसल के साथ एक स्टीरर है, और यहाँ पे एक थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर का काम सिर्फ है टेम्परेचर मेजर करने का। तो थर्मोमीटर कौन से मटेरियल से बना हुआ है, वी डू नॉट केयर। ये ग्लास का है, लेकिन थर्मोमीटर कैलोरीमीटर का पार्ट नहीं है। तो थर्मोमीटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैलोरीमीटर, इट इज यूज ओनली टू मेजर टेम्परेचर। तो ये थर्मोमीटर है। तो कैलोरीमीटर क्या है? सिलेंड्रिकल वेसल एंड स्टीरर, एंड बोथ आर मेड अप ऑफ कॉपर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मटेरियल कौन सा इन्वॉल्व है ये पता होना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा मटेरियल इन्वॉल्व होंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पे इक्वेशन में टर्म्स आएंगे। 3 मटेरियल तो 3 टर्म्स, 4 मटेरियल तो 4 टर्म, 5 मटेरियल तो 5 टर्म। दिस इज इंपॉर्टेंट।
और दूसरी चीज, हमने कैलोरीमीटर तो एक्चुअली बनाया था टू मेजर अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज, लेकिन यूज कभी नहीं करते उसके लिए, यूज करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करने के लिए। क्योंकि अब तक हमने सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करके रख दिया, तो मेजर कैसे करोगे, कैसे बताओगे कि कौन सी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है। तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। तो व्हाट इज कैलोरीमीटर? कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल, बराबर, with a stirrer, both made up of copper, and it also has a thermometer. Now the clear? The idea here is कि ये जो कैलोरीमीटर है इसको सराउंडिंग से इंसुलेट करना है। मतलब वी डू नॉट वांट द कैलोरीमीटर एंड द सब्सटेंस इनसाइड इट, इसके अंदर लिक्विड वाटर भी होता है, तो इट आल्सो हैज वाटर हियर, तो यहाँ पे वाटर है। वी डू नॉट वांट कि ये कैलोरीमीटर या फिर उसके अंदर का वाटर ये सराउंडिंग के साथ क्या करे, हीट एक्सचेंज करे। डू यू नो सिस्टम विच कैनॉट एक्सचेंज हीट और मैटर विद द सराउंडिंग? आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस सिस्टम को क्या करना है, आइसोलेटेड बनाना है। तो आइसोलेटेड बनाने के लिए आप क्या करते हो, तो व्हाट यू डू हियर इज, पहले तो यहाँ पे ये ऐसा हैंगर है, हैंगर क्यों बताता हूं मैं, हैंगर क्यों, हमको क्या करना है, इसको इंसुलेट करना है। किससे इंसुलेट करना है? सराउंडिंग से। तो यहाँ पे हम लोग एक इंसुलेटिंग जैकेट बना देते हैं। क्या बनाते हैं? इंसुलेटिंग जैकेट। तो ये आ गया इंसुलेटिंग जैकेट। आपको भी ठंड लगती है ना, आप क्या करते हो, जैकेट पहनते हो, तो इसने भी जैकेट पहन लिया, नॉट बिकॉज उसको ठंड लग रहा था, बट बिकॉज वी डू नॉट वांट दिस टू इंटरैक्ट विद द सराउंडिंग्स। तो ऐसा है। और ऊपर लिड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिड? हाँ, कमाल का ढक्कन, ढक्कन, लिड, लिड इज, अरे कैप, उसको, चलो एनीवेज, अब ये जो हैंगर थे, हैंगर, हैंगर क्यों है? क्योंकि मुझे इसको यहाँ पे सस्पेंड करना है। और क्यों करना है, नीचे क्यों नहीं रख सकता? तुम नीचे रखोगे तो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज हो जाएगा। क्योंकि तुमको पता है हाउ मेनी मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट आर देयर? कंडक्शन सुना है, कन्वेक्शन सुना है, रेडिएशन सुना है? नहीं, तो अभी कल सुनोगे वो। देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अगर मैंने इसको डायरेक्टली बेस पे रख दिया होता तो होता क्या, ये कैलोरीमीटर का हीट एक्सचेंज हो जाता, किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। और यही तो होता है जब तुम पानी गर्म करके एक बर्तन से दूसरे बर्तन में रखते हो, तो गर्म नहीं लगता तुमको? लगता है ना? तो अंदर का हीट बाहर कैसे आया? कंडक्शन से। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट टच करके रख देता बेस के साथ, तो हीट कहाँ जाता? सराउंडिंग। लेकिन तुमने क्या बोला? आइसोलेटेड। तो हमको हीट एक्सचेंज होने देना है क्या? नहीं। तो इसके लिए हमने इसको हैंग करके रखा है। फिर बोले कि यहाँ तो कांटेक्ट आया ही, आया कांटेक्ट, लेकिन लेकिन इसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देते हैं। जैसे जैसे आपके घर में कुकर के ऊपर वो ब्लैक कलर का लगा होता है, हाँ, क्या बोलते हैं उसको? वो ब्लैक कलर का जो हैंडल के ऊपर लगा होता है मटेरियल, उसका नाम क्या है? क्या बोलते हो उसको? कुकर के ऊपर हैंडल, हैंडल के ऊपर काला मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, रबर तो नहीं होता है। रबर तो बिल्कुल नहीं होता है, रबर मेल्ट हो जाएगा, वो रबर नहीं है। वो टेफलॉन भी नहीं है। टेफलॉन तो तुम कहाँ यूज करते हो पता है? टेफलॉन, टेफलॉन सुना है? टेफलॉन, दो टाइप के तवे आते हैं, पैंस, एक होता है नॉर्मल, एक होता है विद टेफलॉन। तो टेफलॉन कहाँ यूज होता है? नॉन स्टिकी, वो जो नॉन स्टिकी तवा होता है उसमें टेफलॉन यूज होता है। तो वो हैंडल पे तो नहीं है, वो तवे के अंदर है। तो हैंडल पे क्या है, चेक करके आओ, समझ में आ जाएगा। तो एनीवेज दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इतना पता होना चाहिए। तो तुमने यहाँ पे क्या किया, इसके ऊपर एक बैड कंडक्टर लगा दिया हैंगर के ऊपर।
क्यों? बिकॉज द सेम रीजन, यू डू नॉट वांट एनी हीट टू गो आउट फ्रॉम द सिस्टम। यहां तक क्लियर? तो कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीमीटर सिर्फ कॉपर का सिलेंड्रिकल वेसल और स्टीरर है। ये जो इंसुलेटिंग जैकेट है ये कैलोरीमीटर का पार्ट नहीं है। इसको हमने क्यों लगाया? सिर्फ हमको कैलोरीमीटर को इंसुलेट करना है, आइसोलेट करना है विद द सराउंडिंग। तो अगर आया एग्जाम में क्वेश्चन आया राइट अ नोट ऑन कैलोरीमीटर, तो पहले तो ये बताओगे, फिर बताओगे it consists of a cylindrical vessel and a stirrer made up of copper। तो ये सिलेंड्रिकल वेसल था, सिलेंड्रिकल वेसल, ये स्टीरर है। इट ऑल्सो हैज थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर का काम क्या है? टू मेजर टेम्परेचर। तो यहाँ पे थर्मोमीटर है। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग जैकेट, विथ सपोर्ट्स, ये सपोर्ट है, विथ सपोर्ट्स which basically isolates the system from the surroundings। कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ वाटर। तुमने पहले से पानी भर के रखा है उसके अंदर, और आपने पानी सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम तक भर के रखा है। ऐसा क्यों बोला मैंने? सपोज आप ठंडे पानी को फ्रिज से निकाल के बाहर रख देते हो सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम के लिए, और गर्म पानी को गैस से निकाल के रख देते हो सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम के लिए, क्या होता है? टेम्परेचर बिकम्स सेम। तो ठंडा पानी, गर्म पानी और सराउंडिंग सब आ जाते हैं एक ही कॉमन टेम्परेचर पे। तो तुमने अगर कॉपर वेसल में वाटर भर के रखा है लंबे टाइम से, तो कॉपर वेसल का और वाटर का टेम्परेचर क्या है? सेम है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे टोटल क्या क्या इन्वॉल्व है वो पता होना चाहिए। 3 मटेरियल है, 2 की तो मैंने बता दी बात। एक है कॉपर, कैलोरीमीटर का मटेरियल जो है वो, दूसरा है वाटर, तीसरा तुमको क्या मेजर करना था? हीट एक्सचेंज, या फिर क्या मेजर करना था? स्पेसिफिक हीट। बराबर। तुम बोल रहे हो आइसोलेट करके रखा है, फिर तुम बोल रहे हो वाटर भर के रखा है लंबे टाइम से, तो वाटर का और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर क्या है? सेम। तो हीट एक्सचेंज हो किस में रहा है? किसी में नहीं हो रहा है। अब तुम क्या करोगे? अब इस लिड को ओपन करोगे, और ओपन करने के बाद यहाँ पे एक हॉट सैंपल इसमें मिक्स कर दोगे, इसमें डाल दोगे हॉट सैंपल ए। तो तीसरा मटेरियल कौन सा है? सैंपल ए। और फिर स्टीयर के हेल्प से क्या करोगे? इसको मिक्स कर लोगे और ढक्कन को कर दोगे बंद। तो यहाँ पे 3 मटेरियल है, कॉपर, वाटर एंड सैंपल ए। कॉपर, वाटर एंड सैंपल ए। तो मैं बोलता हूं M1 इज द मास ऑफ सैंपल ए। और ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं मेथड ऑफ मिक्सचर्स। क्या बोलते हैं इसको? मेथड ऑफ मिक्सचर। तो वहां पे लिखा है ऐसा, इन द मेथड ऑफ मिक्सचर्स a hot sample A is mixed with water। करेक्ट। तो इनको मिक्स किया, मिक्स नहीं करोगे तो हीट एक्सचेंज होगा कैसे? तुमको हीट एक्सचेंज करवाना है, किसमें? हॉट सैंपल में और वाटर में। तो यू नीड टू मिक्स दीज टू प्रॉपरली। तो M1 क्या है? मास ऑफ सैंपल ए। M2 क्या है? मास ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर में कौन कौन है? वेसल एंड स्टीरर। M3 है मास ऑफ वाटर। S1 है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सैंपल ए। S2 है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। बराबर बोल रहे हो, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल का होता है। कैलोरीमीटर का मटेरियल कौन सा था? कॉपर। तो कॉपर का है। S3 क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। यहाँ तक क्लियर? और 3 टेम्परेचर इन्वॉल्व है। एक है T1। T1 इज हायर टेम्परेचर ऑफ सैंपल ए, क्योंकि आपने सैंपल ए लिया जो हायर टेम्परेचर पे था और उसको मिक्स कर दिया किसके साथ? वाटर के साथ। तो ये जो T1 है ये हायर टेम्परेचर किसका? सैंपल ए का। और रिमेंबर T2 इज द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर एंड वाटर, क्योंकि कैलोरीमीटर एंड वाटर वाज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, तो उनका टेम्परेचर ऑलरेडी हो गया था सेम। अब आपने जब सैंपल ए को वाटर के साथ मिक्स कर दिया, राइट, तो सबके सबका, कॉपर का, वाटर का और सैंपल का टेम्परेचर हो जाएगा कॉमन, उसको बोल देंगे T।
तो T क्या है? फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल कॉमन टेम्परेचर है, क्योंकि अब तीनों का टेम्परेचर हो गया सेम। यहाँ तक क्लियर? तो क्या क्या इन्वॉल्व है ऐसा मैंने लिख के दिया प्रॉपरली, M1 M2 M3 S1 S2 S3 T1 T2 एंड T3 नहीं आएगा, T आएगा। M1 इज मास ऑफ सैंपल है, M2 इज मास ऑफ कैलोरीमीटर मतलब स्टीरर प्लस सिलिंड्रिकल वेसल, एंड M3 मास ऑफ वाटर। S1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सैंपल A, S2 ऑफ कॉपर, S3 ऑफ वाटर, T1 temperature of sample A, T2 temperature of calorimeter and water, and T is the final common temperature, वो मिक्स करने के बाद। यहां तक क्लियर? अब इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग बहुत सिंपल है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स, हमको खत्म करना पड़ेगा, बीच में रुक नहीं सकते हम लोग, बहुत इजी है। हीट लॉस किसने किया? सैंपल ए ने। गेन किसने किया? वाटर एंड कैलोरीमीटर। तो क्योंकि एनर्जी कभी भी कॉन्जर्व्ड होता है, एनर्जी टोटल एनर्जी कॉन्जर्व्ड होता है, तो हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस किसने किया? सैंपल ने। तो क्या लिखोगे? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज हीट लॉस्ट बाय सैंपल ए इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय प्लस हीट गेन्ड बाय, दो सब्सटेंस ने गेन किया, एक वाटर ने किया और एक कैलोरीमीटर ने किया, तो हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर एंड हीट गेन्ड बाय वाटर। याद है? क्लियर? लेकिन हीट लॉस या हीट गेन मतलब क्या? हीट इक्वेशन, व्हाट इज हीट इक्वेशन? ms डेल्टा टी, ms तो ms डेल्टा टी इक्वल टू ms डेल्टा टी प्लस ms डेल्टा टी। तो ऐसा याद रखते हैं कभी भी इसको, मैं इसलिए बोला ना, कुछ है ही नहीं, सो सिंपल। सैंपल ए के लिए क्या यूज किया था? 1 1 एंड 1, तो M1 S1 डेल्टा टी। अभी यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो अच्छे से ध्यान दो। यू हैव टू पे प्रॉपर अटेंशन एट दीज टू टर्म्स, दीज टू स्टेप्स। जब तुम सैंपल की बात कर रहे हो, सैंपल ने हीट लॉस किया मतलब सैंपल का टेम्परेचर पहले ज्यादा था, अब क्या हो गया? तो हायर माइनस लोअर, हायर इज T1 एंड लोअर इज फाइनल कितना है? T। तो यहाँ क्या लिखोगे? T1 माइनस T। कैलोरीमीटर मतलब कॉपर के लिए क्या यूज किया था? M2 S2 डेल्टा T। देखो नहीं, ये तो गलती कर रहे हो, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। सिंपल एग्जांपल, वाटर प्लस कैलोरीमीटर पहले 20 डिग्री पे थे, सैंपल 100 डिग्री पे था, मिक्स कर दिया, तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? बिटवीन 20 एंड 100, बिटवीन 20 एंड 20 को तुम क्या बोले? T2। 100 को तुमने क्या बोला है? तो बिटवीन 20 एंड 100 जो भी आया होगा उसको क्या बोला है? T। तो फाइनल टेम्परेचर क्या है? T। तो यहाँ पे तुमने क्या लिखा? T1 माइनस T, क्योंकि T1 100 था और T 100 से कम था, मान लो 80 था, तो T1 कितना है? 100, T2 कितना है? 20 और T कितना है? 80। तो 100 माइनस लिखोगे ना, 100 माइनस 80 लिखोगे ना, 100 माइनस 80 लिखोगे ना, तो T1 माइनस T लिखोगे ना यहाँ पे, राइट? और वाटर और कैलोरीमीटर के केस में उल्टा लिखोगे, क्यों? क्योंकि वहां पे 80 मतलब T, ये 20 मतलब T2 से ग्रेटर है, तो वहां क्या लिखोगे? T माइनस। इन शॉर्ट जब लॉस होता है तो इनिशियल माइनस, और जब गेन होता है तो फाइनल माइनस। हाँ तो बस खत्म। तो याद रख लो, फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल ही है ना T, और यहाँ पे आ जाएगा M3 S3 T माइनस T2। T3 है ही नहीं, नो T3 इज देयर, T2 है। आपको क्या फाइंड करना है? स्पेसिफिक हीट किसका? सैंपल ए का। किससे डिनोट किया तुमने उसको? S1 से। तो सिर्फ S1 को यहां रखो, M1 T1 माइनस T को डिवाइड कर दो, तो राइट हैंड साइड पे क्या था? M2 S2 T माइनस T2 प्लस
M3S3 T minus T2 डिवाइडेड बाय M1 T1 माइनस T। खत्म हो गई बात। अब आखिरी में मैंने लिखा है कि तुम इसी इक्वेशन से, इसी फॉर्मूला से तुम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी फाइंड कर सकते हो। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? S3। हाँ, तो सिर्फ S3 का फॉर्मूला बना लो। कैसे बनाओगे? M2S2 T माइनस T2 को शिफ्ट कर दोगे और डिवाइड बाय M3 T माइनस T2 कर दोगे। डन। यहाँ तक क्लियर? So that's it for today.